हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। अगर आप देखो क्लैट 2024 के लिए क्रैश कोर्स देख रहे हो तो दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। 13,999 में आपके घर पे बुक्स हम भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेज हैं, 50+ मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम ना, सब कुछ आपको मिलने वाला है। वहीं अगर आप सिर्फ हमारे मॉक्स चाहते हो तो 1599 रुपीज़ में आपको हमारे 35+ मॉक्स मिल जाएंगे। तो ये था बेसिक। अगर आप एनएलसैट की तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। देखिए आज की जो पहली न्यूज़ है वो है निपाह केसेस राइज टू 5 इन केरला एंड 789 कॉन्टैक्ट केप्ट अंडर वॉच। तो आज का मेरा पहला क्विज का क्वेश्चन है कि निपाह का जो पहला एक केस, ह्यूमन केस जो है वो किस कंट्री में मिला था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल हमने इसको डिटेल में कर लिया है, जो एग्जाम में अगर कुछ बनेगा तो बनेगा वहाँ से, अदरवाइज तो कुछ काम का है नहीं। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों केरला में जो है आप देखते हो कि सारी बीमारियाँ सबसे पहले पहुँचती हैं। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल होता है वहाँ से, दूसरा ये है कि भाई नॉनवेज का सेवन भी उधर ज़्यादा है, तो इसलिए भी ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आज ना टेक्स्ट वाले पेज पे एक आर्टिकल आया है, ऐसे तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है नहीं लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ना एक मामला अटका हुआ है। मामला क्या अटका हुआ है, लद्दाख जो है हमारी यूनियन टेरिटरी, इसमें एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इनका ये सिंबल है, प्लोग बोलते हैं ना इसको हम। तो ये जो सिंबल है, हल जो हिंदी में अपना शब्द है, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, बट ये एग्ज़ाम का इसमें कोई लेना देना है नहीं, तो ठीक है। इसके बाद देखिए, रशिया विल हेल्प विद नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट प्लान, ऐसा पुतिन जी ने कहा है, और पुतिन जी को भी काफ़ी सारे हथियार जो है वो नॉर्थ कोरिया सप्लाई करेगा। देखो अभी हो क्या रहा है, अभी वर्ल्ड की जितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं ना जो यूएस के अलग हैं, उनका एक अलग ग्रुप बन रहा है जो यूएस के अपोजिट हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पे नाम देख सकते हो, नॉर्थ कोरिया, एक हो गया रशिया, एक हो गया चाइना, और इसके अलावा और भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिससे यूएस की नहीं बनती है। तो वो कंट्रीज़ भी आप देखिएगा कि धीरे धीरे मतलब इस ग्रुप में शामिल हो रही हैं। तो एक आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड में ना भी 3 ऑर्डर हैं। एक तो जो है वो यूएस के एलाइज, ठीक, जैसे कि जर्मनी हो गया, यूके हो गया, ठीक। एक हो गया न्यूट्रल टाइप ऑफ थिंग, जो जैसे कि इंडिया हो गया आपका, और तो देखो ज़्यादा न्यूट्रल कंट्रीज़ कोई बड़ी तो है नहीं। आप अगर साउथ अफ्रीका को भी आप न्यूट्रल कह सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, देखो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी इंक्लूड किया करो। तो ये सब ना ये यूएसए इंक्लाइंड कंट्रीज़ हैं, और ये न्यूट्रल में मुझे जो नाम मतलब मेन नज़र आ रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, आप टर्की को भी कह सकते हो न्यूट्रल। तो ये कुछ न्यूट्रल कंट्रीज़ हो गए। एक हो चुका है कि चाइना ग्रुप, रशिया ग्रुप, तो जिसमें चाइना रशिया दो नाम तो आपके सामने है ही हैं। एक आपका इसमें नॉर्थ कोरिया को भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे जो बेलारूस हो गया, या जो रशिया के क्लोज एलाइज हैं वो कंट्रीज़ हो गए। तो इनको आप फाइंड करोगे कि भाई ये ज़्यादा जो है प्रो रशिया वाले हैं, और एक हैं जो वो न्यूट्रल भी नहीं है। मतलब जैसे देयर आर सम कंट्रीज जो किसी भी तरफ से ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे न्यूट्रल तो आप उन्हें कहोगे ना जो दोनों तरफ से स्टैंड ले रहे हैं, जैसे इंडिया ने रशिया से भी अपने संबंध बना रखे हैं, यूएसए से भी बना रखे हैं। तो अभी वर्ल्ड ऑर्डर कुछ इस तरीके से चल रहा है। इसके बाद देखो, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो इस पर एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट इसमें हमारे काम का एक टर्म है तो वो हम जरूर देखेंगे। वाई प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान व्हेन कुलभूषण जाधव इज लैंग्विशिंग इन देयर जेल। आज आप सभी लोग इस सेशन के बाद एक काम करना, यूट्यूब पे लिखना कुलभूषण जाधव वीडियो, ठीक है कौन कुलभूषण जाधव जी, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये भारत के नेवी के ऑफिसर थे, और ऐसा इंडिया बोलता है, ऐसा हम मानते हैं कि ये ईरान से किडनैप कर लिए गए थे बाय पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई ये बलूचिस्तान में एज ए रॉ एजेंट की तरह थे। इनका कोई कोड नेम था पटेल समथिंग करके, हुसैन पटेल करके, और हमने इनको वहाँ से पकड़ा है। काम क्या था, तो ये इंसर्जेंसी और ये सब फैलाने में वहाँ पे योगदान दे रहे थे, ऐसा पाकिस्तान बोलता है। देखो भारत ने ये भी कहा था कि जब आपने इनको पकड़ा है तो आपने हमको इनसे मिलने क्यों नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इनको डेथ पेनल्टी दे दी थी। तो इंडिया ने कहा था कि ये सब जो है ना आपका वियना कन्वेंशन 1972 का वायलेशन है। वियना कन्वेंशन 1972 ये कहता है कि देखो हर कंट्री की दूसरे कंट्री में एक तो क्या होती है गाइस, एम्बेसी होती है, ठीक है। एम्बेसी में जहाँ पर डिप्लोमेट्स रहते हैं, और एक ना हर कंट्री के दूसरे कंट्री में कॉन्सुलेट्स भी होती है। कॉन्सुलेट्स का काम क्या होता है
कि दूसरे कंट्री में अगर आपके देश का कोई नागरिक परेशान है तो उसकी मदद कॉन्सुलेट्स करती है। एम्बेसी मोस्टली जो दो कंट्री की रिलेशन है उनसे डील करने का काम करती है। तो इनको ना कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया, मतलब कॉन्सुलेट से जो बच्चा मतलब बंदा मिलता है ना, जब कोई कंट्री में कोई दूसरे कंट्री में कोई बंदा ट्रबल में रहता है, उसे काउंसलर एक्सेस कहते हैं। तो इंडिया ने भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दो चीज़ें रखी। पहला कि मिलिट्री कोर्ट कैसे किसी को डेथ पेनल्टी दे सकती है, और दूसरा ये कि इनको काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दिया गया, जो कि प्रॉपर वियना कन्वेंशन में लिखा हुआ है। तो वियना कन्वेंशन 1972 का वायलेशन था, ऐसा बोला गया इंडिया के द्वारा। बाद में इनकी डेथ पेनल्टी को भी स्टे लगवा दिया गया था आईसीजे के द्वारा, ऑल्दो ये बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब इतना कोई मानता है नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इनको कोई सज़ा नहीं दी गई है। इंडिया का यही स्टैंड है कि इनको पाकिस्तान ने ईरान से किडनैप किया है, ही वॉज नॉट ए रॉ एजेंट। बट देर आर बहुत सारी इनका वीडियोज़ पाकिस्तान ने जो है वो यूट्यूब पर डाला हुआ है, जिसमें इन्होंने कन्फेशन कर रखा है। अब देखो कन्फेशन जो है ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है यार, क्या सच है क्या गलत है ये तो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी के मतलब आप किसी की गिरफ्त में हो तो आप तो वही करोगे ना जो वो बोलेगा सामने वाला। अब वो आपकी फैमिली को भी थ्रेटन वहाँ पे कर सकता है, जैसे आप यही सोच के चलो कि कुलभूषण यादव जी को वो धमकी दे रहे हो कि तुम नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारे फैमिली को मतलब तंग कर सकते हैं, तुम्हारी फैमिली को कुछ कर सकते हैं, तुम्हें कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए ये वीडियोस इतना रिलायबल नहीं है। और इंडिया ने आईसीजे में ये भी कहा था कि ये वीडियोस जो हैं वो डालना बंद करे पाकिस्तान। तो जो लास्ट वीडियो है ना 5 ईयर्स का ही पहले का ही है, उसके बाद तो नहीं डाला है, आई थिंक इसी वजह से जब से आईसीजे में इंडिया ने इस चीज़ को रखा है। इसके बाद देखिए अभी एक और मामला हुआ ये है कि देखो जस्टिन ट्रूडेau जो हैं ये इंडिया आए थे G20 मीट पे। भारत में मीट हुई इनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ। मोदी जी ने आड़े हाथ में लिया था इनको, कहा था यार ये क्या है, खालिस्तानी सपोर्टर्स को आप थोड़ा सा वो करते हो, मतलब जो भी इस तरीके की बात कही थी। तो हुआ क्या कि कनाडा में ना एक गुरुद्वारे में जो है खालिस्तानी समर्थक लोग जो हैं इकट्ठा हुए, और वहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम कराया कि कितने लोग चाहते हैं कि खालिस्तान करके एक नई कंट्री बने। ये वाली चीज़ें जो हुई हैं वो हुई हैं। तो ये बड़ी ही दुखद बात है इंडिया के लिए कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कनाडा जो है इसके ऊपर कुछ करे। एक चीज़ आपके दिमाग में आता होगा, सर कनाडा सरकार क्यों नहीं कुछ करती है? तो देखो यार, कनाडा में ना बहुत सारी जो पॉपुलेशन है ना वो सिख कम्युनिटी की है, और मोस्ट ऑफ द जो ये पॉपुलेशन है ना वो आज के वहाँ पे नहीं है। दे आर लाइक कि जब मतलब आप सोचो जब ये सिख दंगे हुए थे भारत में, उससे पहले के लोग वहाँ पे जाके सेटल हुए हैं, या फिर बहुत सारे लोग आज़ादी के आसपास के वहाँ पे सेटल हैं। तो उन लोगों का ना इंडिया के प्रति बहुत सारे लोगों का सेंटीमेंट्स इतना है नहीं। दूसरी चीज़ एक ये होती है कि इनकी गवर्नमेंट में ना काफ़ी सारे अभी खालिस्तानी सपोर्टर्स मिनिस्टर्स हैं, तो उनको भी खुश करके रखना है। तो इसीलिए वहाँ पे जो भी सरकार आती है ना वो ज़्यादा इसके अगेंस्ट में कुछ बोलती नहीं है। तो ये वाली ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब इस पूरे मूवमेंट को इसमें एक टर्म यूज़ हुई थी अमृतपाल सिंह का भी एक मामला था, वो सारी चीज़ों को अब हम डिटेल में आगे इसमें मैं अटैच कर देता हूँ, वो देख लीजिएगा आप। खालिस्तान मूवमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है क्योंकि अमृतपाल सिंह के वजह से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें न्यूज़ में हैं। कौन है अमृतपाल सिंह, क्या हुआ था अजनाला पुलिस स्टेशन में, क्या घटना घटी थी जिसके बाद ये पूरा का पूरा चीज़ें न्यूज़ में आई। तो पहले तो हम कंटेक्स्ट समझेंगे, फिर हम खालिस्तान मूवमेंट का इतिहास भी समझेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं आएगा कि अभी क्या हुआ है, इस पे भी बन सकता है, साथ ही साथ आपका पास्ट में भी क्या मूवमेंट के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या, Feb 23 की बात है। कब की बात है? Feb 23 की। 100 ऑफ फॉलोअर्स ऑफ अमृतपाल सिंह, जो कि एक रेडिकल प्रीचर एंड प्रो खालिस्तान लीडर हैं, इन्होंने वायलेंटली कह सकते हो क्लैश किया अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर। काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने डिमांड करी, क्या इनके एक फॉलोअर या फिर आप इनके फ्रेंड कह सकते हो, इनको पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके रखा हुआ था, तो वो कहा गया कि इनको रिहा करो। फिर बाद में क्या हुआ कि पुलिस ने जो है ना कोर्ट से उनकी रिहाई की फरमान मांगते हुए उस पर्टिकुलर इंसान को रिहा भी कर दिया। इसके अलावा आपने अमृतपाल सिंह जी के भी काफी सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे जिसमें काफी ज्यादा ये प्रो खालिस्तानी बातें करते हैं। कौन है अमृतपाल सिंह जी, क्या है ये पूरी कहानी, इस पे हम आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा खालिस्तान मूवमेंट का जो इतिहास रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए खालिस्तान मूवमेंट कहां से ये चीज आती है, क्या है ये पूरी बात। देखो जब जिन्ना थे ना तो उनका ये कहना था कि भाई दो कंट्रीज होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए इंडिया और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान, यही था ना।
लेकिन हमारी जो देश की कांग्रेस थी उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है, भारत जो है ना वो सिर्फ एक रिलीजन का देश नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, सिखों का भी है, मुस्लिम्स का भी है, और हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन का नहीं बनाएंगे। लेकिन जिन्हों ने पाकिस्तान को एज इस्लामिक कंट्री की तरह आगे लेके गए। उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद ये हुआ कि जब खालिस्तान मूवमेंट हुआ, जब ये दोनों देश का पार्टीशन हुआ, तो आपने देखा कि पंजाब जो है ना उसके दो भाग हो गए, एक पाकिस्तान में चला गया, एक इंडिया में आ गया। इससे सिर्फ यही चीज नहीं हुई, जैसे कि आपने देखा डेरा बाबा गुरु नानक जी का जो गुरुद्वारा साहिब जो है, ठीक है, हमने ये देखा कि वो पाकिस्तान आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा कि करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हमने पढ़ा था, वो कहाँ चला गया, वो पाकिस्तान साइड में चला गया। ऐसे ही बहुत सारी रिलीजियस इंपॉर्टेंट चीजें सिख कम्युनिटी की पाकिस्तान साइड में चली गई, काफी सारे इनके रिलेटिव्स पाकिस्तान साइड में चले गए। तो उस समय एक फ्रैक्शन जो था सिख कम्युनिटी का, उनका ये डिमांड हुआ कि भाई एक नया देश बनाओ, खालिस्तान। देखो सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी कि जब आधा पंजाब जब पाकिस्तान में गया तो वहां पे जितने भी हिंदू या सिख थे मोस्टली वो इंडिया में आ गए, और जो इंडिया वाले साइड के पंजाब में जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान चले गए। तो ये सभी का उस फ्रैक्शन में से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन था जो डिमांड करता था कि खालिस्तान बनना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको अगर हम फैक्ट बेसिस पे देखें कि क्या है कहानी, क्या है सिचुएशन, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो 1955 तक एक डिमांड हो रही थी कि एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग राज्य बना दिया जाए, और उसमें जो है पूरा का पूरा जो सिख कम्युनिटी है उनको एक अलग प्रॉपर स्टेट का दर्जा मिल जाए। लेकिन 1955 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे यहाँ पे नए राज्य बनाने को मना कर दिया गया। 1966 में दो डिवीजन होता है, पंजाब एंड हरियाणा, जिनकी कैपिटल चंडीगढ़ कॉमन कर दी जाती है। इस पे भी बहुत डिस्प्यूट होता है कि चंडीगढ़ जो है पंजाब कहता है, हरियाणा कहता है नहीं हमारी है, बाद में एक हिमाचल प्रदेश भी बनता है आपका। अब उस समय ना देखिए पंजाब में ना अकाली दल करके एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर थी वहां के लोगों के बीच में। ये लोग डायरेक्टली खालिस्तान का डिमांड नहीं करते थे, बट हाँ ये सिख कम्युनिटी के लिए अलग अलग टाइम पे आवाज उठाते थे। फिर देखिए क्या हुआ, फिर हुआ ये कि थोड़ा सा और जान लेते हैं पहले, फिर आएंगे आगे। तो देखिए लाहौर जो कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी की थी, जो कि ग्रेट सिख एम्पायर था, वो पाकिस्तान में चला गया था। इसी तरीके से नानक साहिब जो था, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, वो भी पाकिस्तान साइड में चला गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, वही यहाँ पे स्लाइड में लिखी हुई है कि भाई पाकिस्तान में चली गई थी, इसीलिए सिख कम्युनिटी जो है एक अलग स्टेट का डिमांड कर रही थी। फिर देखिए हुआ क्या, जो मैंने आपको बताया कि अकाली दल करके एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय जो पंजाब में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, सिख कम्युनिटी के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर थी। तो इन लोगों की एक मीट होती है जिसको आनंदपुर साहिब में मीट होती है, जिसको आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें ये लोग डिमांड ये रखते हैं कि चंडीगढ़ इनको मिल जाए, दूसरा कि जम्मू एंड कश्मीर टाइप का सिचुएशन पंजाब में कर दिया जाए, मतलब फॉरेन अफेयर्स जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो देखे, बाकी स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी जाए, वो अपनी चीजें ले सके, अपने फैसले ले सके, और इस तरीके की बहुत सारी डिमांड आई थी। अब खालिस्तान की कोई डायरेक्ट यहाँ पे डिमांड नहीं थी, बट हाँ थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि ऑटोनॉमी की बात करी गई थी। जैसा उस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा था वैसा ही पंजाब में चलाने की डिमांड मांगी जा रही थी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई डायरेक्टली कोई डिमांड नहीं थी खालिस्तान की यहाँ तक। लेकिन फिर देखो क्या हुआ 1978 के अंदर, पहले तो देखो ये निरंकारी सेक्ट क्या होता है सिख कम्युनिटी के अंदर। एक ना फ्रैक्शन है सिख कम्युनिटी के अंदर जिसको निरंकारी सेक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये लोग ना अभी भी गुरुओं को मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि अब सिख कम्युनिटी के अंदर जो 10th गुरु थे उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को फाइनल गुरु का दर्जा देते हुए आगे फॉलोअर्स, आगे गुरु का सिस्टम जो है खत्म हो गया था। लेकिन ये लोग अभी भी गुरुओं को मानते हैं, तो इसको ना सिख कम्युनिटी में कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। अब हुआ क्या, यहां पे एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंडरवाला जी की। ये जो है ना वो इस कम्युनिटी के अगेंस्ट में काफी कुछ बोल देते हैं। 1978 में एक मीट हो रही होती है निरंकारी सेक्ट की, वहां पे काफी भड़काऊ भाषण दे देते हैं, और उसके बाद ना दोनों फ्रैक्शंस के बीच में एक बहुत मैसिव लेवल पे वायलेंस क्रिएट हो जाता है। अब यहां से ना भिंडरवाला जी की शुरुआत होती है। पहले देखो जब भिंडरवाला जी नए नए सामने आए थे तो ये डायरेक्टली खालिस्तान की डिमांड नहीं करते थे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली काफी बार जैसे इनसे पूछा जाता था
कि कुछ इस तरीके की बातें, तो उसमें इनडायरेक्टली ये रेफर करते थे कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इनके जो एक्शन थे वो इनडायरेक्टली खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, बट डायरेक्टली इन्होंने कभी नहीं मांगा। फिर देखो क्या हुआ, इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, इनके डिमांड आने लग गए कि पंजाब को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी जाए और इस तरीके की चीजें। साइड में जो प्रो खालिस्तान विचारधारा थी वो भी इनके दिखने लगी। तो फिर धीरे धीरे पंजाब के अंदर ना वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक लाला जगत राय करके जर्नलिस्ट थे जो इनको काफी क्रिटिसाइज करते थे, उनका मर्डर हो गया। 1980 के अंदर पंजाब में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बस के अंदर ये ढूंढा गया कि कितने लोग हिंदू हैं और उनको मार दिया गया सिख कम्युनिटी को छोड़ के। तो इस तरीके के इंसिडेंट जो है ना आपको पंजाब में देखने को मिले। अब हुआ क्या, हुआ ये कि देखो आप ये कह रहे हो कि सर ये सब जब हो रहा था तब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो दोनों चीजें हैं। गवर्नमेंट देखो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी कोई कदम नहीं उठा रही थी कि भाई वोट बैंक एंड ऑल। दूसरा ये भी था कि बहुत सारे लोगों की सिंपैथी भी थी जो उस समय पंजाब पुलिस में थे या पंजाब सरकार के अंदर थे, सिंपैथाइजर्स थे इनके मोटिव के, तो इसीलिए इन पे ज़्यादा कोई कड़क डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे। अकल तख्त जो है आपको पता है कि कितना होली प्लेस है ये, वहां को जो भिंडरवाला जी हैं इन्होंने जो है ना वो सेंटर बना दिया और सेंटर बना के वहां से ये सारे कदम उठाने लगे। अकल तख्त आपको पता है कितना होली प्लेस है फॉर सिख कम्युनिटी, तो वहां से सारी चीजें होने लगी। अब एक बार ना इनकी अरेस्ट की भी डिमांड हुई थी, सरकार ने कहा कि आप अरेस्ट हो जाओ। तब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं अरेस्ट होऊंगा, भिंडरवाला ने। पर इन्होंने अरेस्ट की कुछ शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी कि पहली शर्त ये कि मुझे जो अरेस्ट करने आएगा वो सिख कम्युनिटी का इंसान होगा, उसकी भी बियर्ड होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि मैं जब चाहूंगा अपने हिसाब से अरेस्ट होऊंगा। तो पंजाब सरकार ने ये शर्त मान ली। आज भी काफी सारे लोग इस फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आपने इस शर्त को मान के उनको वैसे भी अपर हैंड दे दिया। अब हुआ क्या, जब ये अरेस्ट होके बाहर आए ना तो लोगों के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर हुआ ये कि इन्होंने भिंडरवाला ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, किसके साथ मिलके, अकाली दल के साथ, जो पहले इतना डायरेक्टली इस चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते थे। बट अब उनकी तरफ से भी देखने को मिल रहा है कि भाई हाँ प्रो खालिस्तान विचारधारा सामने आने लगी है। तो यहां पे फिर इनके द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसको धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सिचुएशन जो है ना पंजाब के अंदर वो और खराब होने लगी। 1984 के अंदर बहुत सारे आपने देखा वहां पे कि हिंदू लोगों को मारा जाने लगा, वायलेंस होने लगा हिंदूज के अगेंस्ट में। एक इंसिडेंट है 1983 का जो बहुत शॉकिंग था। 1983 के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर जाते हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर माथा टेकने के लिए और वो वापस वहां से नहीं आ पाते हैं। उनको मार के उनकी लाश को खुले में फेंक दिया जाता है और उनकी लाश को कोई कलेक्ट करने के लिए भी नहीं जाता है, क्योंकि लोगों को, अब उसके पीछे दो रीजन बताए जाते हैं कि जो बाकी पुलिस फोर्सेस थी उनको डर था कहीं हम भी ना मारे जाएं। दूसरा ये था कि बहुत सारे लोग उनके सिंपैथाइजर भी थे। तो ये चीज देखने को मिली। उनका नाम भी मैंने कहीं डाला है, मेरे को अभी नाम याद आ नहीं रहा है, AW रावत है आई थिंक, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, ठीक है, हाँ AS रावत है शायद, AS रावत नाम था उन आईपीएस ऑफिसर का जिनके साथ एक घटना घटी थी। फिर ये जब सारी चीजें हुई ना तब फाइनली फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, तो उन्होंने ये बात को समझा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट मशीनरी है, वो इस मैटर को सॉल्व करने में अब सक्षम नहीं रह गए हैं। और इंदिरा गांधी जी ने इंडियन आर्मी से डिमांड करी कि आप इस ऑपरेशन को कंडक्ट करिए और मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालिए। इसके बाद आता है क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लाया जाता है। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार देखो इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें देखो ना एक समस्या ये हो जाती है कि देखो जो मिलिटेंट्स थे ना उनको गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारे सिख कम्युनिटी जो खालिस्तान मूवमेंट से अपने आप को रिलेट नहीं करते थे, अब वो भी गुस्से में थे, क्योंकि एक बहुत ही रिलीजियसली इंपॉर्टेंट प्लेस है ये सिख कम्युनिटी का और इसको काफी सारा नुकसान पहुंचा। तो सिख कम्युनिटी को अपने ऊपर बहुत बुरा लगा। ये एक गलती थी। गलती क्यों थी? क्योंकि उस समय हमारे देश में कोई इस तरीके की सेना नहीं थी जो कि इस तरीके के लिए ट्रेन करी जाए जो ऐसी सिचुएशन में चीजों को टैकल करे। इसीलिए पता है आपको 1988 में फिर यही हुआ था, गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानी लोग इकट्ठा हो गए थे, खालिस्तानी सपोर्टर्स लोग इकट्ठा हो गए थे, तब फिर आर्मी गई थी। तो 1988 में ना फिर एनएसजी की स्थापना करी गई थी। इस तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए स्पेशली एनएसजी बनाई गई थी। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं।
तो अब आप ये कहोगे कि सर हमारी आर्मी जो है वो पहुंच गई गोल्डन टेम्पल के पास, अब वहां पे बहुत आसानी से उन्होंने जो है चीजों को खत्म कर दिया होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उस समय सरकार ने भी यही सोचा था कि आर्मी तो इन मिलिटेंट्स को जो कि अनट्रेन्ड है तुरंत खत्म कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम हुई मेजर जनरल सावेक सिंह के द्वारा। ये कौन है? देखो, मेजर जनरल सावेक सिंह ना इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। इन्होंने 1971 में जब इंडिया एंड बांग्लादेश वाला जब पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश पहले होता था, तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाला जो सीन था जिसको बांग्लादेश हमने आज़ाद कराया था, तो वहां पे एक सेना थी मुक्ति मोर्चा जो कि पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में लड़ाई करती थी। उस मुक्ति मोर्चा को इंडियन आर्मी ने ही ट्रेन किया था अगेंस्ट द पाकिस्तानी, और उन मुक्ति मोर्चा को ट्रेन करने के लिए मेजर जनरल सावेक सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाए थे। अब क्या हुआ, ये मेजर जनरल सावेक सिंह ने ज्वाइन कर लिया किसे? इन मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल में। अब इन्होंने उनको ट्रेन किया कि कैसे कैसे आप चीजों को टैकल कर सकते हो, कहां पे राइफल तैनात होगी, कहां पे लोग खड़े होंगे, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके वजह से जो ये मिलिटेंट्स थे इनके पास भी काफी ज्यादा स्मार्टली तरीका आ गया कि कैसे वो लोग जो हैं वो इंडियन आर्मी से लड़ सकते हैं। और उसका फायदा लेते हुए ये जो युद्ध, मतलब ये जो एक छोटा सा वायलेंस था बिटवीन, या फिर जो छोटा सा एक क्लैश था बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मिलिटेंट, से काफी लंबा चल गया और काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया, जिसकी वजह से काफी सारी सिख कम्युनिटी भी नुकसान इस पे आक्रोश व्यक्त कर रही थी। अक्टूबर 31, 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा। बाद में ये भी देखा गया कि सिख नेशनलिस्ट बेस्ड इन कनाडा, उन्होंने एक एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा दिया था जिसमें कि 329 पीपल का देहांत हो गया था। तो ये सारी सिचुएशन ऐसे ही चलती रही। उस समय बहुत ही ज्यादा क्लैशेस होने लगे सिख कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में देखने को मिली। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है खालिस्तान डिमांड को लेके। तो देखो, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि जब यहाँ पे बहुत सारा वायलेंस हुआ और बहुत सारी चीजें हुई ना, तो उस समय जिन लोगों के मन में ये चीजें थी भी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इंडिया ने डेवलप किया, लोगों ने डेवलप किया, तो समय के साथ ये सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी है। आज की डेट में भारत के अंदर जो पंजाब है वहां के लोगों के मन में ये सब डिमांड नहीं है। ये डिमांड किसके अंदर है? मोस्टली जो बाहर के देशों में जाके लोग सिख कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उसमें से कुछ लोगों की, दूसरा किसी की जो पॉलिटिकल फायदे की चीजें हैं उन लोगों की, तब उन्हीं लोगों की ऐसी डिमांड रह गई हैं। लेकिन अभी ये रिसेंट में चीजें क्यों इतनी बढ़ गई हैं? अभी रिसेंट में चीजें इसलिए बढ़ गई हैं कि भाई ये जो इंसान है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका अमृतपाल सिंह, 29 एज के हैं। देखो, ये यूएई से आए, इनको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, और बहुत मतलब फैक्ट्स पे बात करते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का क्या दिक्कत है, तो अगर हम खालिस्तान की बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? डेमोक्रेसी हमें अधिकार देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मतलब बहुत फैक्चुअल बात करने की कोशिश करते हैं। तो इनको ना लोग भिंडरवाला 2.0 के नाम से जान रहे हैं, और इनकी फॉलोअर्स जो है ना धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से अभी क्या हुआ, अभी काफी सारे लोग पंजाब सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी पुलिस ने घुटने टेक दिए इनके सामने, ये तो वही इंसिडेंट हो गया जब भिंडरवाला के सामने उस समय की सरकार ने घुटने टेक दिए थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ था सबने देखा था। तो इस तरीके का जो कदम है पुलिस के द्वारा कि भाई हथियार मतलब घुटने टेकते हुए उस बंदे को फाइनली रिहाई करवा दिया गया, ये कितना सही है कितना गलत है, यही क्रिटिसिज्म अभी काफी ज्यादा हमारे देश में अलग अलग फैक्शंस में अलग अलग बातों के साथ चल रहा है। तो ये पूरा ये मसला था, एंड आई होप आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई हो कि क्या है मामला, कैसे चीजें हुई हैं, क्यों हुई हैं।